नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे चुनावी चक्रव्यूह को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सारे सियासी पंडितों और डेटा साइंटिस्ट्स का सिर चकरा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। एक तरफ तो पूर्ण बहुमत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीर बिल्कुल ही उल्टी है। तो चलिए बिना किसी देरी के बंगाल के इस चुनावी महासंग्राम के असली गणित को समझते हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे बंगाल का विरोधाभासी डेटा, 2021 के नतीजों का इतिहास, वेलफेयर स्कीम्स बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा, साइलेंट वोटर का प्रभाव और सबसे अहम, राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली की सत्ता पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के इस बेहद कंफ्यूजिंग डेटा और इस कांटे की टक्कर। न्यूज चैनल्स के स्टूडियो की हालत देखिए, वहां गजब की अफरा तफरी मची हुई है। इन दो अलग अलग एजेंसियों के पोल्स पर नजर डालिए, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ प्रजा पोल का दावा है कि बीजेपी को 200 सीटों तक का भारी बहुमत मिल सकता है, वहीं दूसरी तरफ जनमत पोल्स का अनुमान है कि टीएमसी 205 सीटों के साथ एक प्रचंड वापसी कर रही है। मतलब दोनों एजेंसियों ने स्पेक्ट्रम के दो एकदम अलग ही छोर पकड़ लिए। दिलचस्प बात तो तब होती है जब हम इन सभी पोल्स का औसत निकालते हैं, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहा जाता है। अब देखिए, बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन इस औसत के हिसाब से बीजेपी 145 और टीएमसी 142 सीटों पर खड़ी नजर आ रही है। लिटरली कोई भी पार्टी उस बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू पा रही है। एकदम डेड हीट वाला सिनेरियो बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या हम इन नए आंकड़ों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें? इसे समझने के लिए हमें 2021 के उन नतीजों की तरफ देखना होगा जब सारा डेटा पूरी तरह फेल हो गया था। ये चार्ट उस वक्त की स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से साफ कर देता है। 2021 में जन की बात एजेंसी ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 185 सीटें मिलेंगी, लेकिन असल नतीजे क्या आए? टीएमसी 215 सीटों के साथ वापस लौटी और बीजेपी महज 77 सीटों पर सिमट गई। पोल्स ने टीएमसी की उस विशाल लहर को पूरी तरह से मिस कर दिया था। और पता है इसका असर क्या हुआ? इस बार तो कुछ एजेंसियों ने बंगाल में सर्वे करने से ही साफ तौबा कर ली है। तो आखिर बंगाल में आकर डेटा का ये गणित बार बार फेल क्यों हो जाता है? इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है साइलेंट वोटर, यानी वो मतदाता जो बिल्कुल खामोश रहता है। कई बार डर, स्थानीय राजनीतिक दबाव या फिर बहुत गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से लोग सर्वे करने वालों को अपनी असली पसंद बताते ही नहीं हैं। वो बाहर कुछ और बोलते हैं, लेकिन उनका असली फैसला सीधे वोटिंग मशीन के बटन में ही छिपा होता है। अब आ गए हैं उन असल मुद्दों पर जो इन खामोश मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और जिन्होंने पूरे इलेक्टोरेट को भावनात्मक तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, जमीन पर दोनों पार्टियों के नैरेटिव बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं और एकदम आमने सामने हैं। बीजेपी की पूरी रणनीति संदेश खाली की घटनाओं से पैदा हुए गुस्से, महिला सुरक्षा और मंत्रियों के यहाँ से पकड़ी गई नकदी व भ्रष्टाचार के मुद्दों पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाएं। एक तरफ बीजेपी सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के आक्रोश को अपनी ताकत बना रही है, तो टीएमसी अपनी योजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं की आर्थिक गारंटी के तौर पे पेश कर रही है। तो अब घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि आखिर इस चुनाव की दिशा तय कौन करेगा? क्या मतदाता, खासकर महिलाएं जो कुल आबादी का आधा हिस्सा है, अपनी शारीरिक सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने को प्राथमिकता देंगी, या फिर वो हर महीने मिलने वाली उस आर्थिक सुरक्षा को चुनेंगी जो उन्हें सरकारी योजनाओं से मिल रही है? सच कहूं तो महिलाओं का यही फैसला इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ अर्थशास्त्र और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। इन सबसे कहीं गहरी एक चीज है जिसे डेटा और एल्गोरिथम कभी नहीं नाप सकते, और वो है बंगाली अस्मिता। ममता बनर्जी ने बड़ी ही रणनीतिक कुशलता के साथ इस पूरे चुनाव को बंगाल की बेटी बनाम बाहरी ताकतें का रूप दे दिया है। चाहे वो सीएए का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लगातार दौरे, टीएमसी ने इन सबको सीधे तौर पर बंगाली संस्कृति और गौरव पर एक हमले के रूप में फ्रेम किया है। साथ ही कुछ ऐसे मैकेनिकल फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने चुनाव के पूरे गणित को ही हिलाकर रख दिया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92.87% का ऐतिहासिक मतदान। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसके ऊपर से चुनाव आयोग द्वारा 91 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट किए जाने का भारी विवाद
और ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हिंसा का डर। अब आप ही बताइए, इन सब फैक्टर्स के होते हुए कोई भी सर्वे मॉडल सटीक अनुमान कैसे लगा सकता है? अब इस विश्लेषण को थोड़ा व्यापक नजरिए से देखते हैं। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर सिर्फ राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर क्या पड़ेगा। सोचकर देखिए, इन 294 सीटों के नतीजे पूरे देश के सत्ता समीकरण को किस तरह से बदल कर रख देंगे। दोनों ही संभावित नतीजों के परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विशाल हैं। अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभरेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी के सामने एक सीधी चुनौती खड़ी कर देंगी। लेकिन वहीं अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो ये उनके लिए केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर सरकार बनाना और पूर्व के इस आखिरी मोर्चे को फतेह करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक विस्तार होगा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर एक सिनेमैटिक लाइन में समेटना चाहूं तो वो ये होगी, एग्जिट पोल्स तो सिर्फ एक ट्रेलर है, लेकिन बंगाल का असली क्लाइमैक्स तो हमेशा वहां का खामोश मतदाता ही लिखता है। टीवी स्टूडियोज में फ्लैश होते वो प्रतिशत अपनी जगह है, लेकिन जो असली फैसला होता है ना, वो वोटिंग बूथ के अंदर उंगली पर लगी उस स्याही से ही तय होता है। अब हम आपको एक बेहद उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। 92.87% का ये जो ऐतिहासिक मतदान हुआ है, क्या ये वेलफेयर स्कीम्स के समर्थन में उठी एक खामोश लहर है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़की एक सत्ता विरोधी आंधी? इसका असली जवाब तो अब 4 मई को ही मिलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। तब तक के लिए सस्पेंस बरकरार है। हमारे इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।